नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ऑनलाइन क्लासेस की अगली कड़ी में बात करेंगे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के बारे में। कल के वीडियो में हमने हिमालय के दर्रों पर चर्चा की थी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं भारत के विशाल मैदानी खंड, जिसे हम विशाल मैदान, सतलज, गंगा, यमुना का मैदान भी कहते हैं। भारत का जो विशाल मैदान है वो उत्तर में पर्वतों तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र में घिरा हुआ भूभाग है। अगर आप भारत के मानचित्र को देखें तो भारत के मानचित्र में उत्तर में जो हमारी ये पर्वतमालाएं हैं, हिमालय पर्वतमाला, उन पर्वतमालाओं के बाद जो दक्षिण में हमारा प्रायद्वीपीय पठारी खंड है, इस प्रायद्वीपीय पठारी खंड के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र है, ये जिसको मैं संक्रमण क्षेत्र लिख रहा हूँ, संक्रमण क्षेत्र, जो कि पहले तैतीस सागर का एक अवशिष्ट भाग के रूप में माना जाता है, आज जलोढ़ जमाव होने के कारण तथा गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज विभिन्न नदियों के द्वारा हिमालय से अपरदन करके लाए गए विभिन्न प्रकार के जलोढ़ों के जमाव से एक मैदान बन गया है। उसी का हम आज अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो ये उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इन दोनों के मध्य का जो ये भाग है वह उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। ये एक संक्रमण क्षेत्र है जिसको हम सामान्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि हम क्या कहेंगे, एक निक्षेपात्मक मैदान है, डिपोजिटरी मैदान है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। गंगा व सिंधु नदियों के मुहाने के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी कुल लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है, अर्थात जहाँ सिंधु नदी अपना डेल्टा बनाती है और गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है, अगर हम उन दोनों सिरों को मिलाकर उनकी दूरी का अवलोकन करें तो लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी हमें पार करनी पड़ती है। जबकि रावी और सतलज के किनारे से गंगा के डेल्टा तक की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। ये इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर के मध्य है। असम में ये मैदान सकरा है, इसकी चौड़ाई वहाँ मात्र 90 से 100 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन पश्चिम की अगर हम बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा और इसी तरह से दक्षिण में थार के मरुस्थल में जब ये मिलता है तो इस तरफ की अगर हम बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर तक हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्वी मैदानी जो भाग है इसका असम में, वहाँ सबसे कम चौड़ाई और लगभग 90 से 100 किलोमीटर, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तक मिलती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मिलता है। औसत ऊंचाई 150 मीटर है जो गंगा की मुहाने के पास, ठीक है। तो गंगा की मुहाने के पास 150 मीटर से लेकर अगर हम पर्वत पदीय क्षेत्रों की बात करें, जहाँ से हिमालय की विभिन्न नदियाँ मैदान में प्रवेश करती है, तो वहाँ की औसत है 300 मीटर। तो गिरिपदीय क्षेत्रों में इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर के आसपास मिलती है। लेकिन अगर हम डेल्टाई क्षेत्रों की ओर बात करें तो वहाँ उस क्षेत्र में 150 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई मिलती है। इसका ढाल अत्यंत मंद है, जो 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, बहुत ही मंद, अत्यंत मंद ढाल माना जाता है। 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर था। 1 किलोमीटर की आप दूरी पार करेंगे तो 13 सेंटीमीटर का हमें ढाल दिखाई देता है, महसूस होता है। दक्षिण पश्चिम में ये मैदान थार के मरुस्थल में समाविष्ट हो जाता है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का जो संपूर्ण क्षेत्र है वह, जो इसको हम अर्धशुष्क प्रदेश राजस्थान भौतिक प्रदेशों में पढ़ते हैं। और थार के मरुस्थल में पाकिस्तान का जो मरुस्थलीय भाग है वो भी सम्मिलित हो जाता है। यमुना के दाहिने तट के सहारे दिल्ली 278 मीटर की ऊंचाई पर एक जो भाग दिल्ली स्थित है वह जल विभाजक का कार्य करती है, जो सतलज मैदान को गंगा मैदान से अलग करने का काम करती है। अर्थात दिल्ली एक वो पॉइंट, केंद्र बिंदु है जहाँ से दिल्ली की बिंदु से दो दिशाओं में जल विभाजित होता है, एक तरफ सतलज और एक तरफ गंगा का। तो ये जो भाग है ये एक जल विभाजक के रूप में इस तरह से काम करता है। तो ये जो दिल्ली वाला खंड है डॉट के रूप में, जिसे हम गोलाई के, तो यहाँ से दिल्ली सतलज मैदान को अलग करता है और गंगा मैदान को अलग करता है, तो जल विभाजक के रूप में काम करता है। हम आप बात करते हैं आगे। उत्तरी विशाल मैदान के अनेकों उपविभाग किए जाते हैं, तो उन उपविभागों का अध्ययन करने से पहले हम उन कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, क्षेत्रों को अलग अलग नाम से वहाँ जाना जाता है, उनकी चर्चा करेंगे। उत्तर के विशाल मैदान को अनेक उपविभागों में बांटते हैं, जिसमें पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ये मुख्य रूप से 4 डिवीज़न हम करते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है पंजाब हरियाणा मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का मैदान।
ये 4 डिवीज़न करेंगे, लेकिन उसको अध्ययन करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जिन शब्दावलियों का अध्ययन करते हैं। तो भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, ये 4 महत्वपूर्ण नाम हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आपको इनको डेफिनेशन और इनके बारे में स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं भाबर प्रदेश की। भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में, अर्थात गिरिपाद का मतलब आपको ध्यान रखना है कि पर्वत, अर्थात एक ऐसा ऊंचा भाग जिसके पाद पे ये जो भाग है, ये भाग कहलाएगा गिरिपदीय क्षेत्र, है ना। पर्वत का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, ये भाग कहलाएगा गिरिपाद क्षेत्र। तो गिरिपाद क्षेत्र, तो शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसका विस्तार, भाबर प्रदेश का विस्तार मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक ये भाबर प्रदेश पाया जाता है और शिवालिक का गिरिपाद प्रदेश है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर होती है। यहाँ नदियाँ बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी लाकर जमा कर देती है, जिससे यहाँ पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ क्या होता है कि जब नदी मैदान में उतरने का प्रयास करती है पर्वतों से, तो उनके साथ आए हुए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और एकदम मैदान में आने के कारण उसकी जो गति है वो मंद हो जाती है। तो ये भारी कंकड़ पत्थर, बजरी को अपने पर्वतों के पाद प्रदेश में या बिल्कुल सटे हुए भाग में ही जमा कर देती है, जिससे अनेक छोटी छोटी नदियाँ जो है वो उन पत्थर, कंकड़, बजरी के भीतर अदृश्य हो जाती है, भूमिगत हो जाती है। तो ये भाग कृषि के लिए अनुपयोगी होता है। तो आपको ध्यान रखिए, जैसे कोई नदी अगर मान लो आ रही है, तो वो यहाँ क्या होगा, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा हो गए और कंकड़ पत्थर जमा होने से क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो भाग है, ऐसे कंकड़ पत्थर के डिपॉजिट होने के बाद आपको ऊपरी भाग में तो कंकड़ पत्थर दिखेंगे, लेकिन उसका जो निचला हिस्सा है वहाँ ये नदी बहती हुई रहेगी और ऊपर इस पर कंकड़ पत्थर जमा हो जाएंगे। तो ये जो कंकड़ पत्थरों का जमाव है ये कहलाता है भाबर प्रदेश। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, भाबर प्रदेश किसे कहते हैं, शिवालिक के पर्वतपदीय भागों में, अर्थात जहाँ नदियाँ पर्वत से मैदान में प्रवेश प्रारंभ करती है, वहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को जमा करने से नदी उन कंकड़ पत्थर के भीतर अदृश्य हो जाती है और हमें अगर धरातल पर कोई दिखाई देता है तो कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं बड़े बड़े आकार के। हाँ, और इसलिए हम उस नदी पर भी आराम से घूम सकते हैं, जबकि उसके भीतर नदी का जल एक निश्चित मार्ग में बहता रहता है। तो उसे भाबर प्रदेश कहा जाता है। जब हम भाबर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं तो हमें जो भाग मिलता है सतत श्रेणी में, भाबर के जो आगे दक्षिण में, अर्थात 8 से 16 किलोमीटर औसत लंबाई के बाद जैसे आप 16 किलोमीटर दूरी पार करेंगे या किसी किसी स्थान पर 8 किलोमीटर दूरी पार करेंगे, आपको उसका भाबर का दक्षिणी भाग जो है वो तराई प्रदेश कहलाता है। अर्थात वहाँ क्या होगा कि भाबर के दक्षिण का मैदानी भाग, जहाँ भाबर की लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है, तराई प्रदेश कहलाता है। अर्थात तराई प्रदेश में वह नदियाँ वापस दिखाई देने लग जाती है। इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर होती है। अधिकांश दलदली भाग के रूप में होता है और नमी यहाँ पर्याप्त मात्रा में होने के कारण घने वन और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी से होती है और इसे साफ करके हम खेती योग्य भी बना सकते हैं। तो जो ये भाबर का जो भाग था, इस भाबर के भाग के बाद जब नदी हमें वापस दिखाई देने लग जाए और नदी का एक प्रवाह हमें दिखाई दे, तो वह जो भाग है वह भाग कहलाएगा तराई प्रदेश। तो इसको हम क्या कहेंगे, तराई क्षेत्र। तो भाबर के दक्षिण का भाग तराई प्रदेश कहलाता है, जहाँ की भाबर में लुप्त हुई नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देने लगती है। अगला जो प्रदेश है वो है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश का तात्पर्य है कि किसी मैदानी खंड का वह ऊंचा भाग जहाँ नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। तो वह ऊंचा भाग जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से उसका जमाव होता है। इसमें कंकड़ विभिन्न चूनायुक्त नोडल से प्रचुरता के साथ जुड़कर एक बंद बना लेते हैं और अपनी ऊंचाई बढ़ा लेते हैं। तो सतलज के मैदान और गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर का विस्तार विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। पंजाब के मैदान में ऐसे भूभाग जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है उन्हें धाया कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पंजाब के मैदान में बांगर को क्या कहा जाता है। तो आपके रहना, पंजाब के मैदान में बांगर अर्थात वह ऊंची भूमि जिसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वह धाया कहलाती है। अगला जो इसका डिवीज़न है वो है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश नीचा भाग होता है जहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ बाढ़ लेकर आती है। खादर प्रदेश वह नीचा भाग होता है जहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ बाढ़ का जल पहुँचाती है और प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ का जमाव करती है। प्रतिवर्ष नदियाँ बाढ़
के द्वारा अपना नवीन जलोढ़क बिछा देती है। प्रत्येक वर्ष मिट्टी के जमाव के कारण एक कृषि के लिए बड़ा उपजाऊ भूभाग होता है। खाद्य प्रदेश भूमिगत जल का एक उत्तम संग्राहक होता है। पंजाब के मैदान में इसे वेटलैंड्स कहा जाता है। पंजाब के मैदान में जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे वेटलैंड कहा जाता है। तो सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कि हमें उत्तर के विशाल मैदान में जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखना है, सबसे पहले वो हैं भाबर, तराई, बांगर और खादर। ये क्रमबद्ध है कि भाबर जहाँ नदियों का जल लुप्त हो जाता है, अतः सबसे पहला प्रदेश पर्वतपदीय भाग वो कहलाता है भाबर। उसके बाद दूसरा तराई, जहाँ लुप्त नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देने लगती है। बांगर वह भूभाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है, ऊंचा भाग होता है, पुरानी जलोढ़क जमा होती है। और जब हम खादर की बात करें तो वह भूभाग जहाँ प्रतिवर्ष नदियों का जल पहुँचता रहता है, और प्रतिवर्ष नदियों का जल पहुँचने से जो मृदा है, जलोढ़क है, वो नवीन होते रहते हैं, इसलिए उनमें उपजाऊपन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए कृषि की दृष्टि से वो बहुत ही उपयुक्त भूभाग होता है। अब कल वीडियो में हम बात करेंगे उत्तरी विशाल मैदान के प्रादेशिक प्रारूप के बारे में। तो आप लोग ऑक्सफोर्ड स्कूल लेक्चर्स के साथ इसका अध्ययन निरंतर जारी रखें, तथा जो भी बुक आपको, जैसे आर.सी. तिवारी भारत का भूगोल, माजिद हुसैन भारत का भूगोल, या जो आपके पास और बुक हो, उनसे आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।